हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। साथियों, आज है 5 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 मई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना जो भी क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है लास्ट में उसका आंसर भी बताना जरूर। बहुत सारे लोग लास्ट में जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसके आंसर नहीं करते हैं। चलिए, सबसे पहले लेकिन रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो ये 3 मई को मनाया जाता है। 1994 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला ही क्वेश्चन था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को लेकर के। इसमें भारत की रैंक रही इस बार 151वीं। रैंक फर्स्ट पर रहा नॉर्वे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है। केयर एज राज्य रैंकिंग में समग्र रूप से ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर राज्य है महाराष्ट्र। इसके बाद भारतीय चुनाव आयोग ने 3 सुधार की घोषणा की है जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, अधिक मतदाता अनुकूल वोटर सूचना पर्ची, इसके अलावा बीएलओ के लिए फोटो पहचान पत्र। तो ये 3 बड़े किए गए सुधार। आईएमएफ के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन जाएगा। अब भारत वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। इसके अलावा आईएमएफ ने ऋण से जीडीपी अनुपात जारी किया है, लोन टू जीडीपी रेशियो का, और उस मामले में भारत जो है 31वें पर आ गया है और सूडान टॉप पर है 252% के साथ। भारत 80% लोन टू जीडीपी रेशियो के साथ 31वें पर है। इसके अलावा हम लोगों ने सैटरडे को पढ़ा था प्रीमियर लीग सीजन 2024-25 का खिताब जीत लिया है लिवरपूल ने। भारतीय वायुसेना ने अभी गंगा एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की है। कहां पर? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए बसेस चलाई हुई हैं। किस योजना के तहत? देवी योजना के तहत। देवी मतलब दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर सर्विस। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था सैटरडे को। अब कल था संडे। संडे को होता है आपका रिवीजन वीकली। तो कल लाइव वीकली रिवीजन किया गया। अच्छा, जो वीकली रिवीजन होता है वो लाइव वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, उसके बाद लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर वीकली मिलेगा। तो वीकली रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। इसके अलावा जीएस सफलता बैच, जैसा कि आप जानते हो, 3 दिनों के लिए आपको दिया गया था ऑफर, मात्र 399 में किया गया है। ये इसका आज दूसरा दिन है। 5 और 6 मई 2 दिन में ही आपको ये 399 में मिलेगा। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। आज इसकी पहली क्लास आएगी, इंट्रोडक्शन भी होगी। इसके अलावा उसमें आप डेमो भी देख पाओगे किस प्रकार से यहाँ पर क्लासेस चलने वाली हैं। जीएस सफलता 4.0 बैच के जरिए हम लोग जीएस के सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वनडे लेवल की, सभी एग्जाम के लिए आपका प्रिपरेशन कराएगा। वनडे लेवल एग्जाम में मतलब आप समझ लो कि हाई स्कूल एग्जाम से लेकर के ना ग्रेजुएशन लेवल तक के जो भी एग्जाम आप वनडे देते हो, यानी कि ग्रुप डी से लेकर के सीजीएल तक के एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जीएस फाउंडेशन टू एडवांस बैच है। जीएस सफलता का कोई तोड़ नहीं है। ई बुक्स भी आपको इसमें फ्री में दी जाएगी, 12 महीने की वैलिडिटी होगी। तो आप जाइए फटाफट से एमजेटी ऐप पर इसको ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो प्राइस आपका बढ़ जाएगा। एमजेटी ऐप पर जाना है आपको और यहाँ से वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है जहाँ पर आपको ये बैच मिलेगा। व्हाट्सएप पर जगह जगह पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस 4 मई को मनाया गया? तो साथियों, 4 मई 2025 को विश्व हास्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। ठीक है, उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन ले लिया है। एक क्वेश्चन और है, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस। ये मनाया जाता है 5 मई को। ठीक है, तीनों ही दिवस से था, इसीलिए तीनों को मर्ज कर दिया गया एक ही क्वेश्चन में। अब विश्व हास्य दिवस यानी कि वर्ल्ड लाफ्टर डे की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है फर्स्ट संडे ऑफ मे मंथ, यानी मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। अब चूंकि इस बार ये पड़ा हुआ है 4 मई को, तो इसलिए ये 4 मई को मनाया गया। लेकिन हर साल 4 मई को पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर साल का संडे मई का 4 तारीख को पड़ेगा नहीं। तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। तो साथियों, ये फायर फाइटर्स के योगदान को लेकर के, फायर फाइटर्स का क्या योगदान होता है, जब आग वगैरह लगती है तो कैसे जा करके ये लोग बुझाते हैं, कितने रिस्की ऑपरेशंस करते हैं एक प्रकार से, है ना। तो कई कई बार इसमें नुकसान भी हो जाता है, फायर फाइटर्स का मृत्यु वगैरह भी हो जाती है। लेकिन ये फिर भी ये फायर फाइटिंग का काम करते हैं और आग से बचाते हैं। तो इनकी याद में ये मनाया जाता है। जो तीसरा दिवस मैंने लिया है 5 मई वाला, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे, इसको याद रखना। ये 5 मई का यानी आज के दिन मनाया जाएगा।
मिडवाइफरी पेशे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। मिडवाइफ क्या होती है? दाई, आप सुने होंगे ना कॉमन लैंग्वेज में, दाई है ना। दाई जो होती हैं, जो नर्स के साथ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, आशा कार्यकर्ताओं के साथ काम करती हैं, तो वो हैं। उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1992 में इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स ने इसकी स्थापना करी हुई थी। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत के पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह विजिंझम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मच अवेटेड ये प्रोजेक्ट है केरल का, और ये आपसे पूछा भी जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है। विजिंझम पोर्ट, तो विजिंझम पोर्ट है केरल में। इसका उद्घाटन अभी किया पीएम मोदी ने। पीएम मोदी अभी केरल के दौरे पर गए हुए थे, वहां पर इन्होंने विजिंझम पोर्ट का इनॉग्रेशन किया है। ये इंडिया का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है, और ये प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। मतलब इसमें अडानी पोर्ट्स जो है, अडानी ग्रुप जो है, उसके द्वारा सहयोग से सेज लिमिटेड मिल करके ये बना रहे हैं। तो ये सार्वजनिक निजी भागीदारी है, यानी कि ट्रिपल पी मॉडल पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है भाई? तिरुवनंतपुरम केरल में। 8,900 करोड़ की इसकी लागत आई हुई है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, मतलब बन करके तैयार हो गया है लगभग में। विजिंझम पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन बनेगा यहां से। अगला, हाल ही में एंथनी अल्बनीज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लिया, कहे कि चुनाव जीता? तो एंथनी अल्बनीज जो है ये बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के एक बार फिर से पीएम, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले 21 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई प्रधानमंत्री बैक टू बैक प्रधानमंत्री बना हुआ हो। तो एंथनी एल्बनीज ने वो कर दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, और ये पिछली बार भी अभी प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ और दोबारा से सत्ता में वापसी किए हैं। पिछले 21 सालों में ऐसा वापसी कोई किया नहीं था सत्ता में, तो ये हुआ है। अच्छा, तो प्रचंड जीत हासिल किए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, मुद्रा होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया? मैप में अगर आप थोड़ा सा लोकेट करोगे, देखोगे जैसे वर्ल्ड मैप में, जैसे यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आओगे नीचे, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को छोड़ते हुए ये एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट आपको दिखेगा, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तहत ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ये सब देश आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है वहां पर, और लेकिन महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री दोबारा बने हैं। अगला, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, और इसको मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, तो नोट्स वगैरह में भी लिख लेना, क्योंकि ये आपका पॉलिटी में भी पूछा जाएगा। प्राक्कलन समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? संजय जायसवाल, इनको बनाया गया है। कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष का। संसद की 3 वित्तीय समितियां होती हैं। संसद में 3 वित्तीय समितियां बनाई जाती हैं, और ये वित्तीय समितियां अलग अलग कार्यों के लिए बनाई जाती हैं। 3 वित्तीय समितियां कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, कार्यकाल इनका 1 1 वर्ष रहता है। 3 वित्तीय समितियां कौन कौन सी होती हैं? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, और प्राक्कलन समिति। तो लोक लेखा समिति जो होती है, लोक लेखा वाले कार्य को देखती है, इसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है, इसकी देख रेख करती है, क्योंकि ये फाइनेंशियल कमेटीज हैं, वित्तीय समितियां हैं। तो ये वित्त विभाग क्यों, उनकी लेखा जोखा, उन पर उनकी ब्यूरो की निगरानी करती है। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, सार्वजनिक उपक्रम क्या है? जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स, मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, महारत्ना होगी, नवरत्न कंपनी होगी, मिनीरत्न कंपनियां कैटेगरी ए, मणिरत्न कैटेगरी बी, तो ये सब जो कंपनियां हैं ये सार्वजनिक उपक्रम है। इन सार्वजनिक उपक्रम की ये समिति है, मतलब उनकी ऑडिटिंग करने का काम करती है। इसके बाद होते हैं प्राक्कलन समिति, ये प्राक्कलन समिति के मामलों को देखती है। अब देखो इसमें सदस्य पूछे जाते हैं, किसने सदस्य किस समिति में होते हैं? कमेटी है, कमेटी कुछ सदस्यों से मिलकर के बनती है। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कि प्राक्कलन समिति में कितने लोकसभा से सदस्य होते हैं, या प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में कितने राज्यसभा से होते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में भी सेम ऐसे ही होता है, 22 सदस्य टोटल, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति जो होता है इसमें केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और अगर पूछा जाए कि प्राक्कलन समिति में कितने राज्यसभा से सदस्य होते हैं, तो वहीं पर आपको 0 वाला ऑप्शन दिख जाएगा, उसको लगा देना। ठीक है ना, तो ये 30 सदस्य होते हैं सभी लोकसभा से। क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर।
तो संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का यानी इसका बनाया गया है अध्यक्ष। तो 30 सदस्य हैं इसमें, विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हैं इसमें, कोई जरूरी नहीं है कि सब सत्ताधारी पार्टी से हों। बैजयंत पांडा, ये बीजेपी के ये भी हैं और ये भी बीजेपी के हैं। इनको बनाया गया सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का अध्यक्ष। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का अध्यक्ष। तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर 50 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 50 दिवसीय या कहें कि 50 डे का काउंटडाउन करके एक आयोजन किया गया योग महोत्सव का। ये 50 दिन और बचे हुए हैं और अब अगले 50 दिनों तक योग करना है। 50 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 50 दिन बचे हुए हैं, ये कह करके शुरू किया गया क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो नासिक महाराष्ट्र में ये शुरू किया गया योग महोत्सव और 50 दिन का काउंटडाउन लेकर के शुरू किया गया। इस बार का योग दिवस जो है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थीम अनाउंसमेंट पहले ही हो जाता है, पीएम मोदी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। थीम है इस बार की योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय ने अभी नासिक महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग विशाल योग महोत्सव का आयोजन किया। इस बार का योग संस्करण कौन सा होने वाला है? 10वां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2015 से यूएन के द्वारा इसको घोषित कर दिया गया है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। ठीक है जी। इससे रिलेटेड और कौन से दिवस आप याद कर सकते हो? मैंने आपको एक ट्रिक, एक तरीका बताया हुआ है कि 21 जून से योग करना शुरू करोगे, तो योग करना शुरू करोगे तो मन को शांति मिलेगी। मन को शांति मिलेगी 3 महीने के बाद, भाई कुछ दिन करोगे तभी ना मिलेगी। तो 3 महीना जोड़ दो, जून जुलाई अगस्त सितंबर। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन शांति की तलाश में अब आपको शांति पसंद आने लगी। तो शांति जब आने लगेगी, शांति पसंद आएगी, तो शांति महिला नहीं, शांति मन की शांति। तो शांति जब पसंद आने लगी तो फिर क्या होगा कि आप ध्यान लगाओगे, मेडिटेट करोगे। तो लेकिन ये करना भी 3 महीने बाद होगा। तो आप सितंबर से 21 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पहुंच जाओ। तो 21 दिसंबर को घोषित हुआ है विश्व ध्यान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। अभी पिछली ही बार अनाउंस हुआ है, इसको याद रखना। ठीक है ना, तीनों दिवस याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा एक और फिर से मैं बता दूं, जीएस सफलता बैच जो है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब इसके बाद जो है प्राइस आपका बढ़ जाएगा, फिर घटेगा नहीं। 399 में किया गया है और 5 और 6 मई 2 ही दिन का आपके पास मौका है। जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, जाइए फटाफट से ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे लोगों ने अभी तक बिना क्लास आए ही हम पर भरोसा करके ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आपको हम पर भरोसा है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, और आज क्लास आएगी डेमो क्लास, उसको भी देख करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानो दोस्त, इससे ज़्यादा डिटेल कंटेंट आपको, आपके एग्जाम का ओरिएंटेड कंटेंट, टू द पॉइंट और बिना किसी बकवास के, एक एक घंटे की क्लास हर एक सब्जेक्ट की, एक बार में एक चैप्टर खत्म पूरा, इस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। और जैसे हिस्ट्री वगैरह हुआ ना, तो उसमें 60-60, 70-70 क्लासेज आपको दी जाएंगी। तो मतलब पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। दक्षिण भारत के राजवंश बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह हम लोग 1-2 चैप्टर में निपटा देते हैं, मैं आपको महाजनपद से लेकर के हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे से प्राचीन इतिहास भी पढ़ाऊंगा आपको, प्रागैतिक ऐतिहासिक काल वगैरह भी पढ़ाऊंगा। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है। खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का प्रथम एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? भारत का पहला एआई बेस्ड रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम, इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है साथियों, मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। इसने पहला एआई बेस्ड रियल टाइम वन अलर्ट ये सिस्टम लॉन्च किया। वन अलर्ट मतलब कि अगर वनों की कटाई हो रही है या फिर कोई यहाँ पर वनों की कटाई कर रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, कोई आग लगा रहा है, तो रियल टाइम लोगों को पता चल जाएगा उसके बारे में, और अथॉरिटीज को पता लग जाएगा एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये पता लगेगा और उसके बाद उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एआई और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करके भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई और अन्य परिवर्तनों का पता लगाने में मदद करेगी। तो ये होगी भारत की पहली एआई बेस्ड रियल टाइम वन चेतावनी या वन अलर्ट सिस्टम। तो मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में आप जानते हो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, क्योंकि भारत का वन आवरण सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भारत में इसीलिए नेशनल पार्क भी सबसे ज्यादा है। 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। टोटल नेशनल पार्क आप जानते हो ना, पूरे इंडिया में टोटल नेशनल पार्क हो गए हैं 107। अभी सिमलीपाल अभ्यारण्य वन नेशनल पार्क को दर्जा दिया गया, उड़ीसा वाले।
मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व अगर बात करें तो वो है 9, ये भी सर्वाधिक है किसी भी राज्य की अपेक्षा। टोटल अगर बात की जाए पूरे भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं तो आप कहोगे 58। अभी 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व बना था, मध्य प्रदेश का ही था। क्लियर? चलिए नोट्स लेकर के बैठो, मुंह जबानी मत देखो, कथा सुनने नहीं आए हो, है ना, लीलावती कर्ण्यावती वाला। चलिए, पीएम मोदी ने कहां पर 58,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने 58,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन अभी किया आंध्र प्रदेश के अमरावती में। कई बार क्या होता है, बहुत सारी डाटा, बहुत सारे फैक्ट्स मैं ऐसे ही मुंह से बोल देता हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ, तो वो चीज़ें आपको पीडीएफ में नहीं मिलती है। जब आप खुद का नोट्स लेकर के बैठोगे और लिख करके पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा भी आप लिख पाओगे, या हो सकता है मेरे बताते समय कुछ चीज़ें आपको दिमाग में याद आ जाए, उसको भी आप लिंक करके लिख लो, है ना। चलिए, आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। ये विकास से संबंधित परियोजनाएं थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और डेवलपमेंट को गति कर देने के लिए। अच्छा, एक और घोषणा इन्होंने इसी समय की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार आंध्र प्रदेश में ही आयोजित किया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लेना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखो अभी मैंने योग महोत्सव के बारे में बताया, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो योग के दिन जहाँ पर बड़ा आयोजन किया जाता है। जैसे एक बार जयपुर में किया गया था, इस बार यहाँ पर विशाखापत्तनम में मनाया जाएगा। विशाखापत्तनम में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन होगा, इसको याद रख लेना। ठीक है। अच्छा, अमरावती की अगर बात करें तो अमरावती तो अब तो नया कैपिटल बन गई है ना। जब इनसे पहले वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी थे यहाँ के सीएम, तो ये चंद्रबाबू नायडू से पहले जब थे, उन्होंने कहा विशाखापत्तनम होगी राजधानी। एक्चुअल में क्या हुआ है कि 2 जून 2014 से जब तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश से, तो राजधानी को लेकर के लड़ाई छिड़ गई कि भाई राजधानी कहाँ रहेगी, क्योंकि पहले तो राजधानी हैदराबाद थी, अब वो हैदराबाद चली गई तेलंगाना में। तो ये डिसीजन हुआ कि 10 साल तक हैदराबाद को ही रखेंगे आंध्र प्रदेश की भी राजधानी, 10 साल तक कार्यकारी के रूप में, क्योंकि भाई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, अपना खुद का पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। आप जानते हो कोई भी अगर राजधानी बनता है तो वहाँ पर उनकी विधानसभा, उनका बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये किया गया, तो 10 साल तक रहा। अब वो 10 साल 2024 में कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2014 से हुआ था, 2024 में कंप्लीट हुआ। तब इनको ये होड़ मची कि भाई अब राजधानी अपना कौन सा बनाए। आज तक डिसीजन ले ही नहीं पाए। कभी कहते थे 5 राजधानी बनाएंगे, कभी कहते थे 3 राजधानी बनाएंगे, कभी कहे कि विशाखापत्तनम को बनाएंगे। फिर चंद्रबाबू नायडू, वो सत्ता से चले गए, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। सत्ता में इस बार आए चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने क्लियर कर दिया कि हम अमरावती को ही बनाएंगे अपनी राजधानी। अब राजधानी नई नई बनी है, तो थोड़ा सा इसको भाई लाइमलाइट में भी आना है, थोड़ा और अच्छा डेवलपमेंट करने की चाह भी रहती है। जो पुराना चीज़ पड़ा रहता है तो उसमें कहाँ कुछ चेंजेस करते हो, कुछ नया लेते हो तो उसको और बढ़िया सजाने की कोशिश करते हो। ऐसी कोशिश में इन्होंने कहा कि अमरावती को पूरी तरीके से नवीनीकरण ऊर्जा पर संचालित करेंगे। ऐसा होने वाला ये बनेगा दुनिया का पहला शहर। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था अभी करंट अफेयर में। इसके अलावा एक और घोषणा की गई कि अमरावती में ही एक गांव विकसित किया जाएगा, जो कि होगा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड गांव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो डेवलप किए जाएंगे, वर्ल्ड लेवल की, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी बनाई जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर के आम चुनावों की जीत के बाद दोबारा प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो सिंगापुर में भी प्रधानमंत्री दोबारा ही बने हैं, रिपीट हुए हैं। कौन बन गए हैं? लॉरेंस वांग। लॉरेंस वांग यहाँ के प्रधानमंत्री थे, अभी एक बार फिर से ये रिपीट हो गए हैं। ये इनकी इनकी कहानी, मतलब इनकी पार्टी की कहानी अलग ही है। पाप पार्टी से है ना, पाप पार्टी से हैं, और ये पाप पार्टी जो है ना आज तक हारी ही नहीं है। मतलब जब से इनको आज़ादी मिली है सिंगापुर को, तब से लेकर आज तक पाप पार्टी ही वहां पर शासन कर रही है। पाप पार्टी यानी पीपुल्स एक्शन पार्टी। तो पीपुल्स एक्शन पार्टी की सत्ता 1965 से आज तक बनी हुई है, प्रधानमंत्री चेंज होते रहते हैं। इस बार भी यहाँ पर यही पार्टी जीती हुई है, इस बार प्रचंड बहुमत से जीते हुए इस बार भी। खैर, इस पार्टी से 97 संसदीय सीटों में 87 सीटें इन्होंने जीत लिया। दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, मतलब अभी प्रधानमंत्री थे लॉरेंस वांग, अभी इस बार फिर से बन गए हैं। ओके। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर सिटी होती है राजधानी, सिंगापुर डॉलर होती है इसकी करेंसी। मैप में अगर देखना चाहोगे आप, तो यहाँ पर देखो, भारत के प्रोस्पेक्टिव में आप इधर आओगे ना, तो इधर आपको इंडोनेशिया मिलेगा, ऊपर मलेशिया मिलेगा। यहीं पर छोटा सा एक ऐसे छोटा सा, बहुत ही छोटा सा शहर टाइप का एक देश है सिंगापुर, काफी डेवलप देश है, और एयरपोर्ट वगैरह की रैंकिंग में आप देखते हो हमेशा टॉप पर भी आता है। अगला, हाल ही में कौन से भारतीय उद्योगपति रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए? तो अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया? सुनील भारती मित्तल को।
भारतीय इंटरप्राइजेस के ये फाउंडर और चेयरमैन हैं। और भारतीय भारतीय एयरटेल आप सुने होंगे, ये भारतीय इंटरप्राइजेस का ही प्रोडक्ट है, एयरटेल जो कंपनी आप सुनते हो। तो सुनील भारती मित्तल जो है ये भारतीय उद्योगपति हैं और इनको विश्व बैंक में इन्वेस्टमेंट लैब का बनाया गया है सदस्य, ठीक है, इसमें शामिल किया गया है इस बोर्ड में। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब है PSIL, ये वर्ल्ड बैंक का है, इसमें इनको शामिल किया गया। इसके अलावा कुछ और ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को शामिल किया गया, जैसे जैसे अलीको डोंगोटे, ये डोंगोटे ग्रुप के हैं। मार्को होपला मेजियन, ये हयात होटल्स के हैं, हयात होटल बहुत फेमस है। बिल एंडरसन बेयर इजी के हैं। तो इन सबको भी इसमें शामिल किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है इस लैब का कि जो इमर्जिंग जो मार्केट्स हैं, उभरते हुए बाजार हैं, इसमें कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया जाए, या फिर कैसे प्राइवेट सेक्टर से ऑपरेटेड जो भी इसमें सॉल्यूशंस हो उनको तेजी से बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए गूगल हो गए हैं, रियल टाइम ट्रांसलेट कर रहे हैं। खैर चलिए, तो ये इसके लिए यहाँ पर स्थापित किया गया था WHO के द्वारा, और 2023 में, सॉरी WHO नहीं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। श्रुति बडेरा ये इसकी अध्यक्ष हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। भाई पैसे से संबंधित है तो अमेरिका अपने पास रखेगा सब हेडक्वार्टर। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है, या यूनिसेफ हो, जो भी पैसे से रिलेटेड है ना, उसको अमेरिका अपने यहाँ हेडक्वार्टर रख लेता है। खैर, इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा आप जानते हो भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा। निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर सनी थॉमस का हाल ही में निधन हो गया? प्रोफेसर सनी थॉमस, ये साथियों बहुत ही फेमस, ये निशानेबाज गुरु थे। निशानेबाज गुरु कहेंगे ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके थे। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका था। इन्होंने बहुत सारे ऐसे निशानेबाज खिलाड़ी जनरेट किए, बनाए उनको, है ना। जैसे जैसे आप गगन नारंग का नाम सुनते हो, जैसे आप राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम सुनते हो, एक टाइम पर तो ये तो खेल मंत्री भी बन गए थे, इन्होंने भी मेडल जीता हुआ है। और इसके अलावा जैसे आप अभी आप सुनते हो विजय कुमार का नाम सुनते हो, ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा का नाम सुनते हो, पहला गोल्ड दिलाया था इन्होंने। तो इन सब को बनाने में, शिक्षित करने में, ट्रेनिंग देने में इनका अहम रोल था। ये एक टाइम पर राष्ट्रीय कोच भी रहे, भारत के राष्ट्रीय निशानेबाजी कोच थे। 1993 से 2012 तक लंबे समय तक रहे। सोचो, 1993 से 2012 तक, मतलब मामूली टाइम पीरियड नहीं होता है। 20 साल तक के लगभग में ये रहे भारत के राष्ट्रीय कोच। खैर, प्रोफेसर सनी थॉमस, इनका निधन हो गया है, कोट्टायम जिले में हुआ है। 2001 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, जो कि कोच को मिलता है, खिलाड़ियों के कोच को मिलता है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगेन, आपकी दिशा और दशा बदलने वाली है GS की। अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो जाइए फटाफट से इसको लीजिए MJT ऐप पर, और आपको ऐसा कंटेंट ना जबरदस्त तरीके का GS में अब तक कहीं नहीं मिला होगा। इस बार और एडवांस तरीके से हम लोग आने वाले हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? कल मेरा क्वेश्चन था। 1881 में हुई थी। किसके टाइम पर? रिपन के टाइम पर। ये नियमित जनगणना की बात हो रही है। पहली जनगणना हुई थी 1872 में मेयो के टाइम पर, ठीक है, ये भी याद रखना। बॉम्बे प्रांत से महाराष्ट्र और गुजरात कब अलग हुए? तो 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बने। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का कार्यभार किसे सौंपा गया है? इसके अलावा IMF के द्वारा जारी ऋण से GDP अनुपात, यानी लोन टू GDP रेशियो, जो अभी मैंने शुरुआत में डिस्कस किया, इसमें भारत किस स्थान पर है ये बताइए। सारे क्वेश्चन वन लाइनर में भी आपके जाते हैं, तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। ईबुक में भी लास्ट डलवाते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, ईबुक आ चुकी है साथियों, ईबुक आ चुकी है, और मंथली की अप्रैल वाली, उसको जा करके आप ले सकते हो। और प्रथा के अनुसार शुरू के 2 दिन आपको 10 रुपए में दिया जाता है, तो वो आप ले सकते हो MJT ऐप पर, ठीक है ना। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन का भी आंसर कीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।